टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आज जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र करेली में मुस्लिम समुदाय के लोग अखिलेश यादव और सलामतुल्लाह की फ़ोटो लेकर सड़क पर खड़े हो गए और अखिलेश यादव से दोबारा सलामतुल्लाह को टिकट देने की मांग की है और साथ ही मुस्लिम प्रत्याशी को शहर दक्षिणी से उतारने की बात कही है। बता दें, सलामतुल्लाह ने शहर दक्षिणी से आवेदक थे और लगातार दक्षिणी से वो तैयारी कर रहे थे, जिसको लेकर अब उनके समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। पैराशूट प्रत्याशी 263 गो बैक की मांग की है। साथ ही उनका कहना क्या है, आइए वो भी हम आपको सुनाएंगे और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि सलामतुल्लाह ने जिला अध्यक्ष पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने अखिलेश यादव से मांग करते हुए, वो भी आपको सुनाते हैं। किया है, किस लिए किया है, क्या मांग है, क्या कहेंगे? आज हम लोगों ने काली पट्टी बांध करके नमाज में हम लोगों ने जो है विरोध जताया है, इसलिए कि 263 शहर दक्षिणी में रईस चंद शुक्ला 263 की जनता को स्वीकार नहीं। और हमारी अखिलेश यादव जी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुसलमानों के बीच में हमको एक मुसलमान कैंडिडेट चाहिए। जैसे जिस तरीके की हाजी सलामतुल्लाह 5 सालों से काम करते चले आ रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो या अन्य समस्या हो, चिताओं की लकड़ी हो, कफन के लिए हो, कोई भी चीज़ों की ज़रूरत हो, हर समय हर पल 24 घंटा हर लोगों के लिए खड़े हुए हैं। और मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सर, आप हाजी सलामतुल्लाह को टिकट दें और अब इस बार पर सोचें एक बार। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान। जैसा कि मेरे जानकारी में आई है कि हमारे समर्थक नौजवान साथी लोग, बुजुर्ग लोग और काफ़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज जुमे की नमाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन जायज़ है, क्योंकि मुसलमानों की एक सबसे बड़ी संख्या वाली सीट जो शहर दक्षिणी 263 विधानसभा इलाहाबाद है, उस सीट में जिला अध्यक्ष द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करके एक भाजपा के एजेंट को जो है उन्होंने टिकट दिला दिया। ये बहुत गलत निर्णय है और क्या कहते हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करूंगा इस पर पूर्ण विचार करें और कार्यकर्ताओं का मनोबल न तोड़ें। उनकी इच्छा है कि शहर दक्षिणी से कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतरे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि हम लोगों की पुकार सुने और शहर दक्षिणी से कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जो कि फिरकापरस्त ताकतों से लड़ सके, बीजेपी को शिकस्त दे सके। संगम नगरी प्रयागराज में जहां समाजवादी पार्टी ने आज अमरनाथ मौर्य को शहर पश्चिमी का प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यालय पर विधि विधान से पूजा की। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए जमकर सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही अखिलेश यादव की नीतियों पर चुनाव लड़ने की बात कही है और उन्होंने किस तरह से मंत्री सिद्धार्थ नाथ पर हमला बोला है, आइए वो भी सुनाते हैं आपको। किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे, क्या आपकी नीतियाँ होंगी? पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझको इस सार पश्चिमी विधानसभा में चुनाव लड़ने का अवसर दिया। दूसरी बात यह है कि चुनाव हमेशा संगठन के बलबूते पर लड़ा जाता है, साथ साथ पार्टी की नीतियों पर लड़ा जाता है। आज हमारे बीच में ये मयंक जी हैं, ज्वांटी जी, ये पीयूष जी हैं, हमारे ज़िले के नगर के महासचिव श्री रविंद्र जी हैं और हमारे सभी संगठन के साथी यहाँ पर हैं। संगठन हमारा इतना मजबूत है। और दूसरी बात यह है कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की स्थिति है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी मात्र घुफड़ा मात्र थी, कागज़ों पर थी, आज ज़मीन पर उतरने का काम नहीं किया है। इसलिए पूरी जनता उत्तर प्रदेश की बदलाव चाहती है। वो तो कह रहे कि बुलडोजर सीएम का एक्सपेरिमेंटल हुआ है, वो सिद्धार्थ नाथ का कल बयान आया है, क्या कहेंगे इस पर?
यहाँ पर श्री सिद्धार्थनाथ जी, इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। ये बुल और बुलडोज़र की बात करते रहते हैं हमेशा, और बुलडोज़र किनके ऊपर चलना चाहिए, किनके ऊपर नहीं चलना चाहिए, ये न्यायपालिका का काम है। ये काम न्यायपालिका का है। न्यायपालिका के सिद्ध हो जाए तो बुलडोज़र चलना चाहिए। ये उनकी अपनी नीतियाँ हैं, और इस तरह के उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। अगर इनके पास कोई मुद्दे होते तो विकास के नाम पर वोट मांगते, क्षेत्र में जिन्होंने काम किया होता उसके नाम पर वोट मांगते। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं। इनके पास एक मुद्दा है 20 और 80 का। ये 20-80 की बात करते हैं। 80% तब तक रहता है, हिंदू रहता है, जब तक वोट लेना होता है। और जब वोट ख़त्म हो जाता, जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो उनको दिखाई देता है, यादव दिखाई देने लगता है, मौर्य दिखाई देने लगता है, पटेल दिखाई देने, पाल दिखाई देने लगता है, SC ST में आपको सोनकर दिखाई, पासी चमार दिखाई देने लगता है। तब वो हिंदू नहीं होता है। इनके पास 80-20 का जो ये मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। क्या 20% वालों की इस आज़ादी की मुद्दे के लिए चुनाव लड़ेंगे? हम मुद्दों के लड़ेंगे। हम आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। और इस क्षेत्र में जो कोरोना काल में जिसने आपने देखा है, कोरोना काल में जिस तरह से अपने परिजनों को हम लोगों ने इनकी नीतियों के कारण जो है हमने खोते देखा। आपने स्वरूप रानी में देखा कि जो वहाँ के एम्प्लॉई थे 4 दिन वहाँ बंद कर दिए, किसी के परिजन को एडमिट नहीं किया गया। जिस तरह से वहाँ गैस सिलेंडर का अभाव था, सारे के सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोने का काम किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की नीतियाँ ठीक नहीं थी। 9 टीम सरकार चला रही थी, जनप्रतिनिधियों से कोई लेना देना नहीं। शहर दक्षिणी से पूर्व विधायक हाजी परवेज़ अहमद का टिकट कटने से अब लोगों में आक्रोश है, और हाजी परवेज़ अहमद ने भी क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। जहां आरोप लग रहा है कि अखिलेश वोटर तो मुस्लिम चाहते हैं मगर लीडर नहीं, जिस पर क्या कुछ कहा है हाजी परवेज़ अहमद ने वो भी हम आपको सुनाएंगे, और किस तरह से उन्होंने बातों ही बातों में अपनी नाराज़गी जाहिर करी है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। कि लोग के लीडर नहीं चाहते मुस्लिम, हम मीडिया नहीं तो जनता ऐसा जनता का अगर बोल रही है तो जनता को लग रहा है कि कानपुर से लेके और इलाहाबाद तक एक टिकट सिर्फ मुसलमानों को भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जो पार्टी में आए उनको दिया गया है। बाकी प्रतापगढ़ से लेके फतेहपुर से, कांगा से लेके और कौशाम्बी से लेके एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। आपके हिसाब से इलाहाबाद में कितने टिकट देना चाहिए था मुसलमान? इलाहाबाद में 2012 में 3 मुसलमान, 2017 में 3 मुसलमान, और 3 मुसलमान 2012 में जीते, और 2017 में पूरा प्रदेश हार गया। 2017 में सब हार गए। तो आज तीन मुसलमान यहाँ जीत चुका है। 2012 में 3 मुसलमानों को टिकट दिया गया है। पर इस सभा का आज मतलब क्या था? मतलब ले टिकट कटा, हम यहाँ के लीडर रहे, हम यहाँ से विधायक रहे। शहर दक्षिणी में कभी सापा आज तक चुनाव नहीं जीती, और हमने बड़े बड़े कद्दावर को हरा के, केसरीनाथ त्रिपाठी नंद गोपाल कैबिनेट मंत्री थे, और यहाँ के जितेंद्र माल वर्तमान के मेयर थे, तीनों को हरा के हमने इस सीट को जीता था। सब अखिलेश यादव ने नज़रअंदाज किया है, क्या कहेंगे? नहीं, अगर अखिलेश उनको भ्रमित किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनके साथ गलत लोग लग गए हैं। और हम कल रात में आए थे, हमारी मुलाकात हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और देखिए उन्होंने आश्वासन ये दिया कि हमारा बहुत सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान करते हैं, टिकट का मामला वो कल भी हमारा सम्मान करते हैं, और हमसे जब मिले तब हमसे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, और उस दिन में हमने अपनी बात कहा ठीक है हम देखेंगे। लेकिन वो फंस गए हैं, उनको लोग भ्रमित कर रहे हैं। आप बताओ कि जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं, जो हमारे खिलाफ था, आज तक कभी उसने समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं उठाया। हमारे समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को जानता नहीं है कि कौन सा कार्यकर्ता कहाँ रहता, कौन समाजवादी पार्टी का है। और अचानक उस प्रत्याशी को जो भाजपा का है, आज भी उसकी आईडी में भाजपा, मोदी और योगी की फोटो साथ में आईडी में लगी हुई, आप देख लीजिए। संगमनगरी प्रयागराज में जहां यूपी सरकार की ठोको नीति कितनी कारगर हुई है, इस पर क्या कहना है जनता का, और साथ ही माफियाओं की संपत्ति पर कार्रवाई को लेकर क्या है कहना जनता का, आइए सुनाते हैं आपको। किस तरह से देखते हैं? कोई भी इस पर नियंत्रण नहीं है। ठोको नीति कोई नीति है? आप अगर देखना चाहते हैं अगर ठोको नीति पे, तो किसान के ऊपर चला दिया गया गाड़ी, क्या हुआ? तो इनका ये फेल है ठोको नीति। वहीं योगी सरकार द्वारा गैंगस्टर माफियाओं की जो संपत्ति को सील करने का निर्णय लिया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जितने भी माफिया हैं, सबसे ज़्यादा तो माफिया योगी खुद बीजेपी की सरकार में है।
इनको कोई भी नहीं दिखता है, इनको सिर्फ मुसलमान माफिया दिखता है, जो कि एक सरकार के लिए गलत है। जो भी अगर करना है इनको तो सबके साथ बराबर करें, इसलिए ये भी इनका ये फेल है। अगर कोई भी कार्य करना है, अगर माफिया है तो उसको कानून के दायरे में लाइए। किसी की संपत्ति को गिरा देना ही कहाँ का न्याय है? संपत्ति उसकी अपनी बनाई हुई है, काम किया हुआ है, तो उसकी संपत्ति गिराने का राइट नहीं है, वो न्यायालय का काम है। आप क्यों गिरा दिए इसको? ये भी इनका फेल है। ये अपने विरोधियों को, जो इनके साथ नहीं है, उनको माफिया बतलाते हैं। जो इनके साथ हैं वो गंगा नहा जाते हैं। इनकी नीति जो इनके साथ हैं साफ़ सुथरे हैं, वो माफिया नहीं ना। अभी अखबार में सर्वे आया है, इनको निकला है कि इनके सबसे ज़्यादा माफिया उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं। इनकी सूची देख लीजिए आप, उसमें इलेक्शन कमिश्नर को जो दिया है, और ये विपक्षी को वो करते हैं, बदनाम करते हैं कि सबसे ज़्यादा इनके में माफिया है। सरकार ने माफिया गुंडे अपराधियों की जो प्रॉपर्टी सीज करने का निर्णय लिया है, उसको किस तरह देखते हैं जो फैसला लिया है? ये माफियाओं को, जो इनके समर्थक थे, उनके ऊपर इन्होंने बुलडोज़र नहीं चलाया। जो इनके समर्थक नहीं थे, उनकी प्रॉपर्टी, उनके सारी चीज़ों को उनको एक ये राजनीतिक वो नहीं है, प्रतिद्वंदा में ये नहीं होता है कि किसी की आप प्रॉपर्टी गिरा दीजिए। ठीक है, आपकी उनकी राजनीतिक विरोधी हैं तो विरोधियों की तरह उसके काम लीजिए। और कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए बेवकूफ़ बना रहे हैं कि क्या क्राइम रुक गया है? अभी क्राइम उससे ज़्यादा हो गया। आप अगर इंडेक्स उठा के देखिए, उससे कहीं ज़्यादा क्राइम है। रातों में बेटियों को जला दिया जा रहा है, अपहरण हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। खुद पुलिस ये कांड कर रही है। आपको क्या याद नहीं है गोरखपुर में क्या हुआ होटल में? तो बहुत हालात प्रदेश के ख़राब हैं। कोई उन्होंने ठोकी नीति अपनाई है, उससे नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ है। वहीं माफियाओं गुंडों की जो ज़मीन मकान सील करने का योगी सरकार ने फैसला लिया है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कानून का तरीके से अगर कोई चीज़ होती है, तो अगर वो गलत तरीके से अर्जित की गई है, उसके लिए अगर कानून के तरीके से कोई भी सरकार एक्शन लेती है, वो सही है। लेकिन अब अगर ये कानूनी तरीके से ये एक्शन है कि सिर्फ जज्बात में या किसी एक वर्ग विशेष के लिए या किसी धर्म के खिलाफ जानबूझ के या उन्हीं के खाली एक धर्म के खिलाफ कोई ऐसा व्यक्ति एक्शन लिया जा रहा है, तो वो गलत है। ये चीज़ अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर योगी सरकार लेती है, तो सभी कहते हैं जो वो इस प्रकार के लोग हैं उनके खिलाफ लेना चाहिए। बाकी अगर किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके किया जा रहा है, तो वो सरासर गलत है। नगरी प्रयागराज में जहां सपा प्रत्याशियों के समर्थन में युवा नेता जॉन्टी यादव अब आए हैं, और क्या कुछ कहा है उन्होंने, और अखिलेश यादव की नीतियों को लेकर क्या कुछ बोले जॉन्टी यादव, आइए सुनाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब मन बना चुके हैं कि अमरनाथ मौर्य जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रत्याशी बना के भेजा है, तो निश्चित हम सब भी उनको विश्वास दिलाते हैं कि माननीय मौर्य जी को हम लोग यहाँ से विधानसभा लखनऊ भेजने का काम करेंगे। पूरा संगठन, हर जात धर्म के लोग आज समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं जिससे आम जनता बहुत परेशान है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, या और जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार हो, इन सब चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी के मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी उसके बाद 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों को फ्री सिंचाई का वादा किया, और सबसे बड़ा वादा उनका रहा कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जो 700 किसान हमारे भाई ख़त्म हो गए, आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए सम्मान राशि के तौर पर देने का काम किया। इन सब चीज़ों से जनता अखिलेश यादव की तरफ देख रही है, और निश्चित समाजवादी पार्टी के एक ऐतिहासिक जीत होगी, और ये जीत समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के ऊपर चेहरा और कोई नहीं है, एक है। अगर ऐसा ना होता तो आज देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री निरंतर माननीय अखिलेश यादव जी का कटाक्ष करने का काम करते, लेकिन अखिलेश यादव जी सच्चाई के साथ है, अखिलेश यादव जी विकास के साथ है। निश्चित अखिलेश यादव जी 2022 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं यादव जॉन्टी। आज विश्व कैंसर निषेध दिवस है, जिस पर किस तरह से बचाव किया जाए और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं आपको। आज विश्व कैंसर निषेध दिवस है। इस दिवस को विश्व में इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि लोगों में कैंसर या
कर्क रोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न हो और व्यक्ति इसके बचाव के बारे में और उपचार के बारे में जागरूक हो सकें। यदि हम बात करें कर्क रोग से बचाव के बारे में, तो ये देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के कर्क रोगों या कैंसर की संभावना के लिए कई प्रकार के नशे जिम्मेदार होते हैं, जैसे तंबाकू इसमें प्रमुख रूप से योगदान करता है। इसके साथ ही प्रिजर्वेटिव वाले आहार और पैक्ड फूड भी काफ़ी हद तक, प्लास्टिक वगैरह और हैवी मेटल्स से रिलेटेड चीज़ें और रेडिएशन भी कैंसर के कारक के रूप में देखने को मिलता है। तो ये ज़रूरी होता है कि व्यक्ति हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, किसी भी प्रकार का नशा ना करे, एक्सरसाइज वगैरह करे, अच्छी मात्रा में फल और जल का सेवन करें और किसी भी प्रकार के पैक्ड फूड से अपने आप को बचा कर रखें, किसी भी प्रकार के नशे से अपने आप को बचा कर रखें। इसके बाद यदि व्यक्ति में किसी प्रकार की गांठ, सूजन या किसी भी प्रकार का ऐसा घाव हुआ हो जो भर ना रहा हो, तो व्यक्ति को तुरंत सतर्क हो करके किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि यदि ये गांठ या ये छाला या ये घाव कैंसर का होता है तो इसके शुरुआती दौर में डायग्नोज होने पर सही होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो अगर तुरंत आपको इस तरीके की कोई शंका लगे तो तुरंत आप योग्य चिकित्सक से मिलकर उसके बताए गए चिकित्सा सिद्धांतों का, चिकित्सा सलाहों का अनुपालन करें और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। हिंदू धर्म में हर व्रत का और त्यौहार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। किसी न किसी व्रत में भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और घर में कल्याण के लिए सभी अनुष्ठानों के साथ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ऐसा ही एक पर्व है बसंत पंचमी का। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सचदेव ज्योतिषाचार्य का, आइए सुनाते हैं आपको। ओम गणपति नमः। बसंत पंचमी का पवित्र त्यौहार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है, जो कि इस वर्ष 5 फरवरी को पड़ रही है। 5 तारीख की सुबह 5:50 से पंचमी तिथि लग रही है, जो कि 6 तारीख की सुबह 5:10 लग रही है। इसलिए बसंत पंचमी का त्यौहार 5 फरवरी यानी कि सैटरडे के दिन मनाया जाता है। आज के दिन ऋतु के राजा यानी कि बसंत ऋतु का आगमन होता है, इसीलिए आज का नाम बसंत पंचमी कहा जाता है। आज के दिन ऐसी मान्यता है कि माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसीलिए आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। माँ सरस्वती के अलावा आज के दिन बृहस्पति देव की पूजा भी की जाती है, यानी कि गुरु की पूजा का भी प्रचलन होता है या उनकी पूजा करनी चाहिए। वैसे तो माँ सरस्वती की पूजा एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए लोग करते हैं, जिनका एजुकेशन का काम होता है या जिनके यहाँ कॉपी किताबें बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है या सेलिंग होती है। उसके अलावा स्टूडेंट क्लास जनरली माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन पूजा करने से बच्चों में एक ग्रोथ आती है या माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहता है। परंतु अगर देखा जाए तो हम सभी को माँ सरस्वती के आशीर्वाद की ज़रूरत है। कोई भी, चाहे वो गृहस्थ आश्रम के लोग हों, बिजनेसमैन हो या फैमिली मैन हो, सबके लिए माँ सरस्वती की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बुद्धि की देवी है, ज्ञान की देवी है, एजुकेशन की देवी है। अगर हम अपने घर के बजट की ही बात करते हैं तो हम लोग भी अब तो बजट बनाते हैं। कोई भी बिजनेस होता है उनका अकाउंट्स तो मेंटेन करते ही है ना। कोई भी बिजनेस होगा, उस बिजनेस में चाहे वो सेलिंग हो चाहे कुछ भी हो, बट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और अकाउंट्स माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बगैर तो हो ही नहीं सकता। और अगर माँ सरस्वती कमज़ोर हुई तो वहाँ पे लक्ष्मी माँ भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो वैसे ही चंचला है और जहाँ पे माँ सरस्वती रहती है वहाँ पे माँ लक्ष्मी भी स्थिरमान होते हैं। इसलिए आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ सरस्वती को पीला कलर बहुत पसंद है, इसलिए उनको आज पीले फूल चढ़ाने चाहिए, पीला चंदन चढ़ाना चाहिए, पीले वस्त्र चढ़ाने चाहिए, पीली मिठाई चढ़ानी चाहिए, पीले फल चढ़ाने चाहिए। आज के दिन घर में हो सके तो पीला कुछ, जैसे कि पीला हलवा भी बना सकते हैं या पीले चावल बना सकते हैं, बनानी चाहिए, खानी भी चाहिए, घर के लोगों को देना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। आज के दिन नहान का विशेष महत्व है, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस समय कोविड के कारण नहीं जा सकते या नहीं जाना भी चाहिए, उनको घर में जब नहाने जाए तो बकेट में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अगर गंगा जल नहीं है
तो उस नहाते वक्त ही उसको गंगा माँ का समर्पण मानते हुए उस तरीके से नहाना चाहिए कि गंगा माँ का आशीर्वाद आपको मिले। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और आज के दिन पवित्र नदी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज के दिन कामदेव की पूजा और उनकी वाइफ यानी कि रति जी की पूजा भी की जाती है, क्योंकि जिन लोगों की गृहस्थ आश्रम में प्रॉब्लम होती है, जिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज होते हैं या मैरिड कपल्स के जो इश्यूज होते हैं या जिनके लव अफेयर्स भी चल रहे हैं और कपल्स में पट नहीं रहे, उन्हें आज के दिन कामदेव और रति की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं। खासकर मैरिड कपल्स के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के दिन नहा धो के पूजा करनी चाहिए, शंकर जी को ध्यान करना चाहिए, माँ पार्वती का ध्यान करना चाहिए और साथ में कामदेव और रति का भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मैरिड लाइफ में सक्सेस रेट हाई होगा। आशा करती हूँ ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता। संगम नगरी प्रयागराज के ये नज़ारा है सिद्धार्थनाथ के काफिले का, जहां उन्होंने अपने नामांकन के तौर पर शक्ति प्रदर्शन किया और रोड शो आप देख सकते हैं किस तरह से निकाला गया है, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर रोक है पूरी तरह से। उसके बावजूद नियम कानून को ताक पर रख कर इसे निकाला गया है और लोगों को इसकी परवाह नहीं है। आप देख सकते हैं साथ ही कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ भी यहाँ उड़ाई गई। जब इस पर लोगों ने ट्वीट किया तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई की बात कही है। संगम नगरी प्रयागराज में आज आम आदमी पार्टी प्रयागराज जिले में शहर दक्षिणी विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर अल्ताफ अहमद, शहर उत्तरी विधानसभा के प्रत्याशी संजीव मिश्रा, हंडिया विधानसभा के प्रत्याशी पवन कुमार तिवारी, मेजा विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार मिश्रा को पार्टी का सिंबल फॉर्म AB वितरित पार्टी द्वारा किया गया और सभी साथियों को पार्टी की जीत की अग्रिम बधाई पार्टी के द्वारा शुभकामनाएं भी दी गई। संगम नगरी प्रयागराज जहां अपने तरह से हर कोई प्रचार प्रसार में जुटा है, तो जहां मंत्री नंदी लगातार लोगों से प्रचार संपर्क कर रहे हैं, तो वहीं अब उनकी पत्नी महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता भी उनके चुनाव प्रचार में शहर दक्षिण क्षेत्र में उतर आई हैं और लोगों के घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रही हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी और शहर दक्षिणी मंत्री के विकास कार्यों के बारे में लोगों को बता रही हैं और विकास पुस्तिका भी लोगों को बांट रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से अभिलाषा नंदी गुप्ता हर घर घर जाकर लोगों को एक पुस्तिका भी दे रही हैं और साथ ही लोगों से मिल रही हैं और आगामी चुनाव के लिए लोगों से अपने पति के लिए वोट भी मांग रही हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता का फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह दिखाई दिया। चक्कर में राय साहब। संगम नगरी प्रयागराज देर रात शहर दक्षिणी से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अल्ताफ अहमद दरियाबाद क्षेत्र में जनसंपर्क करते दिखाई दिए और लोगों की समस्या जानी और सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को बताते दिखाई दिए और बताया कि अगर सरकार बनती है तो किस तरह से उनको फ़ायदे पहुंचेंगे और केजरीवाल के 300 मुफ्त यूनिट बिजली के वादों को भी बताया और पार्टी की नीतियों के बारे में भी बताते दिखाई दिए प्रत्याशी। संगम नगरी प्रयागराज जहां 2022 के चुनाव को लेकर शहर दक्षिण में प्रत्याशियों ने कमर कस ली है और लगातार लोग एक दूसरे से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं अल्पना निषाद कांग्रेस की शहर दक्षिणी प्रत्याशी ने लोगों के बीच जाकर प्रियंका गांधी की नीतियों को बताया और लोगों को जागरूक किया और लोगों से बात की। वहीं अल्पना निषाद ने इस मौके पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे भी लगाए। संगम नगरी प्रयागराज के चंदलोक के पास का नज़ारा ये जगह तो आप पहचानते ही हैं। जी हाँ, ये कल्लू कचौड़ी के नाम से प्रसिद्ध जगह है। बता दें चंदलोक के बाहर आप देख सकते हैं इस दुकान पर किस तरह से भीड़ लगाकर लोगों को खाने के साथ साथ कोरोना भी परोसने की तैयारी है। जहाँ एक तरफ प्रयागराज में लगातार कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, उसी तरह सड़क किनारे यहाँ दुकान लगाकर भीड़ लगाकर लोगों को खड़े होकर खाना खिलाया जा रहा है, जिससे प्रयागराज कोरोना की चपेट में होगा। जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।